हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्विक रिवीजन वन शॉट, यानी प्योर एनसीईआरटी से इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, वो भी सिंगल वीडियो के अंदर, यानी इसी वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, चाहे वो क्लास 11th के हो चाहे वो क्लास 12th के हो। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, जहां पर आपको इससे पहले वाले सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे 36। क्लियर है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो नीट के अंदर इस चैप्टर का वेटेज होता है 1 to 2 क्वेश्चन, और जनरली हो जाते हैं कभी कभी 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ जाते हैं। इस चैप्टर में जो हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक हो बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एंड फिर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां जहां से भी इस क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी में से नीट में, तो मैं आपको ईयर के साथ में बताता रहूंगा कि किस टॉपिक से किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा बार नीट में क्वेश्चन आए हैं। अगर इसमें पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात करूँ तो सबसे लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पैराग्राफ के अंदर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। अब ये कहा गया कि अगर कोई एक एलियन किसी अदर गैलेक्सी से आता है हमारे प्लेनेट के ऊपर, तो वो देखकर अचंभित हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। If an alien from a distinct galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। यानी वो लाइफ अलग अलग देखकर, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, ह्यूमंस और अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स और यहाँ पे प्लांट्स वगैरह देखकर जो है वो अचंभित हो जाएगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। इवन फॉर ह्यूमंस की अगर बात करें, द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर सीज टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन भी जो है इन सभी जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके साथ में क्या करता है, शेयर करता है ये प्लेनेट। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants। अगर एक सिंपल सा कॉमन मैन है जिसने ये सब कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको जाके आप ये बोल दोगे कि 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स जो है वो केवल अर्थ पर मिलेगी, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स जो है वो भी मिलेगी, 28,000 स्पीसीज ऑफ केवल फिशेज मिलेगी, और नियरली 20,000 ऑफ स्पीसीज ऑर्किड्स। ये कुछ एक चीज़ें हैं ये यहाँ पे अर्थ पे मिलेगी, तो भी हो सकता है कि वो एक बार में बिलीव ना करे। इतनी ज़्यादा अचंभित करने वाली चीज़ें जो है वो डाइवर्सिटी जो है हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question. Why are these so many species? अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अर्थ के ऊपर ये इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं। Did such great diversity exist throughout Earth history? यानी ये क्या अर्थ की हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी तब से इतनी सारी डाइवर्सिटी थी? How did this diversification came about? How and why is this diversity important to the biosphere? Would it function any differently if the diversity was much less? And how do human benefit from the diversity of the life? तो इन सभी जो ये क्वेश्चन पूछे गए, इन सब के क्वेश्चन आंसर हमें आपके धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने बात कर चुके हैं, ये हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि धीरे धीरे डाइवर्सिटी अलग बनी थी, पहले इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना है कि डिड सच डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ। तो अर्थ की हिस्ट्री से, स्टार्टिंग से इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पहले नहीं थी। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, लिविंग की इतनी सारी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट स्पीसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, या इसको हम बोल सकते हैं हेट्रोजेनिटी, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल विद इन सेल्स ऑफ द बायोम। यानी अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये केवल ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे केवल अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलती है। अगर हम एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बात करें तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बहुत टाइप के माइक्रो मॉलिक्यूल भी देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, लिपिड्स होंगे, इस टाइप के अलग अलग मैक्रो मॉलिक्यूल तक भी जो है उनकी भी डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AIPMT 2011 में आ चुका है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म थी ये किसने पॉपुलराइज की थी, तो वो एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। इन्होंने जो थे इस टर्म को ज़्यादा जो है वो पॉपुलराइज किया था, और इनका कहना था दैट द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उन सब का कंबाइन कर दो तो वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी।
क्लियर है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको 3 लेवल पे एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पीसीज डाइवर्सिटी और एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग जीन्स हमें देखने को मिलेंगे या बहुत सारी स्पीसीज़ को मिलाकर जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। एक सिंगल जो है चीज़ें हैं उसके अंदर भी अलग अलग डाइवर्सिटी हो सकती है। देखिए, ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, यानी एक सिंगल स्पीस, अगर एक सिंगल स्पीसीज की बात करें और उसको पूरे अर्थ पे अलग अलग जगह पे हम रख दें, क्लियर है, उसको अलग अलग जगह पे रख दें हम, तो भी उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी आ सकती है। यानी एक सिंगल स्पीसीज जो है वो भी जेनेटिक लेवल पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, यानी उसको कहाँ कहाँ के डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक सिंगल स्पीसीज भी बहुत टाइप की जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो कर सकती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2009 में आया था, फिर 2011 में आया था, फिर नीट 2013 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्लियर है, ओके। देखिए, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट राउवोल्फिया वोमिटेरिया, एक राउवोल्फिया वोमिटेरिया एक जो है वो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है, ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रेंज, ये हिमालयन रेंज के अंदर ग्रो किया जाता है। माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेस्प्राइन दैट द प्लांट प्रोड्यूस, और ये जो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है रेस्प्राइन, इसके बेस पे भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल सकता है एक सिंगल प्लांट के अंदर भी। इसी टाइप से जो इंडिया के अंदर हमें मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस मिल सकते हैं, यानी राइस के भी अलग अलग वेरिएशन मिल सकते हैं 50,000 से ज़्यादा केवल इंडिया के अंदर। 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो मिल सकती है, यानी केवल एक मैंगो के अंदर हमें 1000 डिफरेंट वेराइटीज़ मिल सकती है। ये भी किसके अंदर आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आया था। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या बोला गया, देखिए, द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट, यानी इंडिया के अंदर 2 घाट है, एक ईस्टर्न घाट्स है और एक है वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर क्या है, जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर एम्फीबियन की स्पीसीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, एट द इकोसिस्टम लेवल, अगर हम केवल इकोसिस्टम लेवल की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है, फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, ईस्चुरीज एंड एल्पाइन मीडोज हैज़ ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो एक नॉर्वे कंट्री जहाँ पे लगभग जो है वो सेम टाइप का नेचर हमें देखने को मिलता है, सेम टाइप का हैबिटेट हमें देखने को मिलता है, उसको कंपेयर करेंगे अगर इंडिया में, तो इंडिया में हमें डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, ईस्चुरी, एल्पाइन मीडो, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो इकोसिस्टम लेवल की बात करें तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट इकोसिस्टम देखने को मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्वे। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। क्लियर है, आगे लिखा गया, इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ द इवोल्यूशन, और ये सब कुछ जो हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर लगा है, यानी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे जो है वो अलग अलग टाइप की स्पीसीज इवोल्व होती गई टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन द नेचर, बट वी कुड लॉस all that wealth in less than the 2 centuries if the present rate of species loss continue। जिस चीज़ को बनाने के लिए हमने मिलियंस ऑफ ईयर जो है वो लगाए हैं अर्थ के ऊपर, तो वो चीज़ लॉस हो सकती है, कंप्लीटली लॉस हो सकती है अगर जिस टाइप से अभी जो है वो ये सारी बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है अगर इसी टाइप से चलता रहा तो लेस देन 2 सेंचुरी यानी केवल 200 साल ही लगेंगे और ये सारा कंप्लीट जो है वो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू। और अभी आप पढ़ते भी हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ के ऊपर पिछले 3-4 सालों में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। क्लाइमेट चेंज आप अब जो है वो एक हॉट टॉपिक हो चुका है कि इसको हमें कैसे भी करके कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो यह सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी भी जो है उसके अंदर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो biodiversity and its conservation are now vital environmental issue of international concern
As more and more people around the world begins to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet, तो अगर हम अच्छे से इस planet के ऊपर रहना है तो यहाँ पर biodiversity को maintain करना काफ़ी important रहने वाला है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, यानी अर्थ के ऊपर लगभग कितनी स्पीसीज जो है वो मिल सकती है और इंडिया के अंदर लगभग कितनी स्पीसीज अलग अलग टाइप की प्लांट्स और एनिमल्स की प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे बात की जाती है कि सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज देयर आर ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो अभी तक जितनी भी स्पीसीज को हमने डिस्कवर किया है और उनको नाम दिया है, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश्ड है। ये चीज़ क्लियर है। बट अभी हमें ये नहीं पता है कि टोटल कितनी स्पीसीज और आने वाली है, यानी हाउ मेनी ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी स्पीसीज देयर आर ऑन द अर्थ, यानी अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अर्थ के ऊपर टोटल कितनी स्पीसीज है। हमने जितनी डिस्कवर कर ली है, जितना नाम है, उन सब का डाटा तुम्हारे पास है, बट कितनी और है उनका भी डाटा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN 2004 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि the total number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described। यानी ये जो एक IUCN जो संस्था है, ओके, इंटरनेशनल यूनियन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसका 2004 का जो डाटा ये कहता है कि अभी तक हमने टोटल प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज जो है वो 1.5 मिलियन को डिस्कवर कर चुके हैं। इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है, बट हमें ये नहीं पता है कि अभी और कितनी ज़्यादा डिस्कवर करनी है। एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेस, अभी तक ये केवल गेस लगा रहे हैं कि इतना कुछ हो सकता है। फॉर मेनी टेक्सोनोमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट देन इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो अभी तक इन्वेंट्रीज है स्पीसीज की वो कंप्लीट की गई है ज़्यादातर टेम्परेट के अंदर, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में अभी ज़्यादा जो है वो उनका डाटा नहीं लिया गया है। कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स, यानी अभी तक जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो ट्रॉपिक्स रीजन है, उनके अंदर अभी भी बहुत सारी स्पीसीज है जो अभी भी वेट कर रही है अपने डिस्कवर करने का और उनको नाम देने का। Biologists make an statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to the other group of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on the earth. Some extreme estimate range from 20 to 50 million, यानी कुछ ये बोल रहे हैं कि अभी जो हमारे अर्थ के ऊपर लगभग 20 to 50 मिलियन जो स्पीसीज है वो है। बट ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली जो साउंड करता है वो ये कहता है made by Robert May place the global species diversity at about 7 billion, यानी लगभग जो है रॉबर्ट में ये बोलते हैं कि जो ग्लोबल के अंदर जो टोटल स्पीसीज है वो लगभग अबाउट 7 मिलियन है, ये इनका कहना है। और यहाँ से ये जो रॉबर्ट मे वाला जो पॉइंट है ये आ चुका है नीट 2020 में कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे जो है वो कितनी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो वो एट अबाउट 7 मिलियन है। क्लियर है? ओके अब यहाँ पर कुछ अलग अलग डाटा आएंगे हमारे सामने। ये कह रहे हैं कि देखिए, लेट अस look at some interesting aspect about earth biodiversity based on the currently available species inventories, यानी जो अभी तक हमने 1.5 मिलियन से ज़्यादा जो स्पीसीज का डिस्कवर किया है उसके बेस पे आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2011 में, 12 में और नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा ये जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ से डायग्राम से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो अभी तक हमने डिस्कवर कर चुके हैं, नाम दे चुके हैं, जिनका डाटा पब्लिश्ड है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, यानी इन्होंने बोला है कि जितने भी हमने प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज को रिकॉर्ड किया है उनमें से 70% से ज़्यादा एनिमल्स है। वाइल प्लांट्स इंक्लूड एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल, यानी अभी तक जितनी स्पीसीज हमने देखी उनमें से प्लांट की स्पीसीज जो वो केवल 22% ही है। उसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब आ जाता है। तो ये आप समझ सकते हो कि एनिमल में जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ है, जबकि प्लांट्स में इतनी ज़्यादा नहीं है। आगे इन्होंने बोला है अमोंग एनिमल्स
इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, यानी जो इनमें जितनी एनिमल्स है, ये जो टोटल 70% वाले जो एनिमल्स है, इनमें भी 70% केवल इंसेक्ट है, मेकिंग अप मोर देन द 70% ऑफ द टोटल। इसको ऐसे समझिए, यानी जितने टोटल एनिमल्स है, दैट मीन्स आउट ऑफ द एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट, यानी टोटल अगर हम 10 एनिमल्स देखते हैं तो उसमें से 7 हमें इंसेक्ट ही देखने को मिलते हैं। तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है एनिमल्स के अंदर। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मेमल्स। इन्होंने ये भी बोला है कि जो टोटल फंजाई की जो स्पीसीज अभी तक हमने डिस्कवर की हुई है, अकेली फंजाई है, इन सबको मिला लो, चाहे फीसिस को, एम्फीबियन को, रेप्टाइल को, मेमल को अगर मिला भी दें तो इन सबको मिलाकर केवल इसके इक्वल बनती है, किसके? फंजाई के। तो यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने बताई है कि जो फंजाई स्पीसीज है वो फीसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मेमल से भी ज़्यादा है। क्लियर है? अब ये जहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, इन्होंने बोला गया कि इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल एनिमल्स की बात करें उसमें भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए ये मोलस्कस है, फिर क्रस्टेशियन है और फिर अदर एनिमल ग्रुप, यहाँ पे इतना टाइप है। अगर ये टोटल इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तब यहाँ पे एनिमल किंगडम वाला अगर आपको पता है तो आपको अच्छे से लिंक कर पाओगे। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये आपके फीसिस है। फीसिस अकेले इन सबको मिलाकर है, यानी आप उसमें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स को कंबाइन कर लो, उतनी जो है वो फीसिस है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो मैंने बताया था कि फंजाई को बहुत सारी जो है वो फंजाई है। तो देखिए जितनी एंजियोस्पर्म है लगभग उतनी फंजाई है, यानी फंजाई ज़्यादा है। और मोसिस, फर्न्स, एलिस और एल्गी और लाइकन्स ये काफ़ी कम है, और एल्गी उन सबसे ज़्यादा है। मोसिस, फर्न्स, लाइकन्स और एल्गी में एल्गी ज़्यादा है। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? फंजाई है, फिर एंजियोस्पर्म है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, ये डायग्राम इसी टाइप से आया हुआ है। ABCD करके पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या आएगा। क्लियर है? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमने जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की तो बात कर ली, बट हमने प्रोकैरियोटिक की बात ही नहीं की। अब प्रोकैरियोटिक यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक की बात क्यों नहीं की है, देखिए इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोटिक्स। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं पता है कि कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब ऐसा क्यों चीज़ है? इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से हम ये नहीं पता चला सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक की कितनी सारी स्पीसीज है। देखिए द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबायल स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। तो मेन दो प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो हमने कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड डेवलप किया जिसकी वजह से हम प्लांट्स को, एनिमल्स को नाम देते हैं, वो प्रोकैरियोटिक पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। वो सूटेबल नहीं है किसके लिए? प्रोकैरियोटिक के लिए। क्या उसी मेथड से हम प्रोकैरियोटिक को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएँ, माइक्रोबायल जो स्पीसीज है उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। सेकंड क्या रीज़न आता है? सेकंड रीज़न ये आता है कि यहाँ पर जो बहुत सारी स्पीसीज है उनको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं। कल्चर नहीं कर सकते हैं तो उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे तो फिर जो है उसका नाम वगैरह उसको हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। उसकी जो अलग अलग क्या वर्क है, उसमें क्या कुछ है, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इफ़ ही एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, यही इन्हीं क्राइटेरिया लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर है क्या? केवल यूनिसेलुलर है और वहाँ पे न्यूक्लियस भी अच्छे से डेवलप नहीं है। तो वहाँ पर हमें कौन सा क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा कि उसके अंदर बायोकेमिकल कैसा है, मोलिकुलर क्राइटेरिया कैसा है। अगर केवल हम वही ले लें, इफ़ ही एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिलिमिटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। तो केवल माइक्रोब्स की जो स्पीसीज है वही मिलियंस के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए जो है वो माइक्रोब्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। अब हमने हेडिंग यही थी हमारी कि ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी है और इंडिया में कितनी है। तो बात करते हैं इंडिया की। ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, यानी जो टोटल लैंड एरिया है अर्थ के ऊपर उसमें इंडिया केवल 2.4% जो है वो वही एरिया उसके पास आता है। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड एन इम्प्रेसिव 8.1%, यानी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है, 3.5 टाइम्स लगभग जो है ये यहाँ पर कवर करता है। इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ है, यानी एरिया के कंपेयर में यहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस है वो ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स है। दैट इज़ व्हाट मेक्स अवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड के अंदर टॉप
12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उनमें इंडिया का भी नाम जो है टॉप 12 के अंदर आता है। अब कितनी जो स्पीसीज है वो इंडिया से रिकॉर्ड कर ली जा चुकी है, नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ द एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया से अभी तक लगभग 45,000 ऑफ डिफरेंट जो प्लांट्स की स्पीसीज है उनको रिकॉर्ड कर चुके हैं, और इसके डबल लगभग 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली जो है वो हम एनिमल की स्पीसीज को रिकॉर्ड कर चुके हैं। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अभी ये पूछा गया है कि इंडिया के अंदर और कितनी ज़्यादा स्पीसीज मिल सकती है। इफ़ ही एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, अगर हमने जो रॉबर्ट मे ने बताए थे उसको हम एक्सेप्ट करते हुए बात करें तो ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो अभी तक इंडिया के अंदर जो टोटल स्पीसीज है उसकी केवल 22% जो है उसी को ही रिकॉर्ड कर पाए हैं। तो अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि तो फिर इंडिया में कितनी मिल सकती है। Applying this proportion to India diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। यानी 1 लाख से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीसीज को अब भी डिस्कवर करना रहता है, उनको डिस्क्राइब करना अब भी रहता है। What would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या कभी भी हम ये काम कर पाएंगे कि जितनी जो स्पीसीज है उन सब की जो इन्वेंटरीज हमारे पास है उसको हम जो है वो रिकॉर्ड कर पाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर, जो टैक्सोनोमिस्ट है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो भी हमें कम लगना चाहिए और जल्दी जल्दी करेंगे तो हो पाएगा। बट क्या लगता है कि आपको ये सारी जितनी भी स्पीसीज है उनको रिकॉर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? देखिए, the situation appear more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat to become extinct। क्योंकि जैसे जैसे हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं कुछ ऐसी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, यानी वहाँ से वो खत्म हो रही है, विलुप्त हो रही है। इवन बिफोर वी डिस्कवर देम, जब उससे डिस्कवर करने से पहले ही वो विलुप्त हो जा रही है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक नेचर की लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स है, हम सभी बुक्स का नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं, उससे पहले जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है उनमें आग लग जा रही है, यानी हमें पता भी नहीं था कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो जल चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास उतना डाटा जितनी लाइब्रेरी में बुक्स थी वो भी हम उसका नाम भी केवल नहीं रख पाए हैं। तो यही इन्होंने लास्ट टाइम में बोला है, नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। यानी टोटल जितनी बुक थी उनका टाइटल लिखने से पहले ही वहाँ पे आग लग चुकी है और वो बुक्स नष्ट हो रही है। इसका ऐसा है कि हम पूरी स्पीसीज को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो ही जा रही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं, एक आता है लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट एंड एक आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो सबसे पहले ये वाले जो टॉपिक है इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो के अंदर, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना आए। क्लियर है? और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, नीट 2019 में, नीट 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और देखिए, लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट, यहाँ पे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दो चीज़ें होती है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अभी हमारी अर्थ राउंड होगी, ओके, तो अगर हम इसको इस टाइप से कट करते हैं तो वो तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, वो क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। और अगर हम इसको इस टाइप से मेजर करते हैं तो ये जो चीज़ें होती है ये क्या आती है? लेटीट्यूड के अंदर आती है, लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट के अंदर आती है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, ओके। अब यहाँ पे कैसे देखिए, ये हमारी अर्थ है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पोल होंगे, क्या होंगे? हमारे यहाँ पे पोल होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये नीचे हमारा साउथ पोल है और ऊपर हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है। अब इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक लाइन होती है, बिल्कुल सेंटर के अंदर ऐसे लाइन होगी, उसको बोलेंगे क्या? इक्वेटर लाइन। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर लाइन। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ से एंगल होता जाएगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री हो गया, यहाँ से अगर हम मेजर करें यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऐसे मेजर करें तो ये 30 हो गया, फिर ये 60 हो गया और फिर ये 90 डिग्री हो गया। इस टाइप से एंगल होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने बना रखे हैं जोन, अलग अलग जोन बना रखे हैं। तो ये वापिस से बना रहा हूँ, ये अर्थ हो गई, ये हमारी लाइन हो गई, ये कौन सी होगी? लाइन ऑफ इक्वेटर हो गई। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ओके। अब ये यहाँ पे हमारा 0 डिग्री एंगल हो गया, ये हमारे पोल हो गए, नीचे वाला साउथ पोल बना रहे हैं, अपर वाला नॉर्थ पोल बना रहे हैं, क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ से जब हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं मैं यहाँ से अगर मेज़र कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ 23.5 डिग्री और ऐसे यहाँ पर भी मैं ले आता हूँ, यहाँ पे कितना है? 23.5 डिग्री। अब इस 23.5 डिग्री से यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और 23 डिग्री से यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ, क्लियर है। अब इसके बीच में ये वाला जो एरिया आया है,
एक तो लाइन ऑफ इक्वेटर हो गया, इससे ऊपर ये वाला 23.5 और ये 23.5, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रॉपिकल रीजन। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ तक 66 डिग्री तक यहाँ तक जो होगा और इधर यहाँ तक होगा जो 66 डिग्री तक, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन बोलेंगे। और ये जो साउथ वाला हो गया और नॉर्थ वाला हो गया इसको क्या बोल देंगे? पोलर जोन बोलेंगे। इधर ये नॉर्थ पोल जोन हो गया, इधर ये साउथ पोल जोन हो गया। तो मेरे को आपको कुछ एक चीज़ें समझानी थी, एंगल समझाना, तो वो आपको समझ में आ गया कि एंगल किस टाइप से लिया गया है। लाइन ऑफ इक्वेटर समझानी थी, वो समझ में आ चुका होगा। ट्रॉपिकल रीजन आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रॉपिकल रीजन ये वाला होगा जहाँ पे 23.5 लाइन ऑफ इक्वेटर से दोनों तरफ ले लेंगे एंगल, और बिल्कुल सेंटर से हम 0 डिग्री मान के चलते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है जो हमारा पोलर वाला रीजन होता है, नॉर्थ साउथ। और ये ट्रॉपिकल वाला हो गया, इसके साइड में टेम्परेट रीजन और बिल्कुल अपर और लोअर साइड में होता है पोलर रीजन। तो ये जो एंगल वगैरह बताए हैं यहाँ से हमारा सब कुछ गेम इसके अंदर चलता है। देखिए, The diversity of plants and animal is not uniform throughout the world but show a rather uneven distribution। तो ये हमें पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पूरी डायवर्सिटी पे बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, वो अनइवन है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डायवर्सिटी। तो यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आता है, वो क्या है? द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट, जिसको बोलते हैं लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट इन डायवर्सिटी। अब इसमें होता क्या, ध्यान से समझिए। इन जनरल स्पीसीज डायवर्सिटी decreases as we move away from the equator towards the pole। अब देखिए यहां पर क्या था, ये थी लाइन ऑफ इक्वेटर, ये हमारी क्या थी? लाइन ऑफ इक्वेटर। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल था और यहाँ पे हमारा साउथ पोल था। तो इस टाइप से जैसे जैसे हम ऐसे आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर स्पीसीज नीचनेस जो है वो ज़्यादा मिलेगी हमें। यहाँ पे जो स्पीसीज है वो ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो स्पीसीज जो वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी टाइप से यहाँ पे जाएंगे तो भी कम होती जाएगी। अब देखिए, इस लाइन ऑफ इक्वेटर के पास वाला रीजन कौन था? ट्रॉपिकल। इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा मिल सकती है और टेम्परेट में कम मिल सकती है, ये भी हो सकता है, बट ये कोई जरूरी नहीं, इसमें एक्सेप्शन भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दी है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, देख लो, दोबारा रीड कर लेते हैं। इन जनरल स्पीसीज डायवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर। जो इक्वेटर वाली लाइन है, जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है, जो टुवार्ड्स द पोल, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें क्या होता है, जो डायवर्सिटी है वो कम होती जाती है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। अब यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन भी आ सकते हैं। ट्रॉपिक्स लेटीट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 नॉर्थ टू 23.5। अब ये ट्रॉपिकल रीजन आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने आपको बताया भी था कि ये इस टाइप से हो गया और यहाँ पर इससे एंगल से लेते हुए 23.5 इधर ले आते हैं। साउथ वाला ये पोल था, ये नॉर्थ वाला, तो ये नॉर्थ में 23.5 हो गया और इधर भी 23.5 हो गया। अब इससे लाइन ऐसे खींच दूँ तो लाइन ऑफ इक्वेटर वाला ये जो रीजन हो गया वो ट्रॉपिक रीजन हो गया, ये इन्होंने बता दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके। Latitudinal range of 23.5 north to 23.5 south harbor more species than the temperate और polar area। ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज मिलेगी एज कम्पेयर टू टेम्परेट। अब टेम्परेट आपको बता दिया था कि पहले ट्रॉपिकल होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेट आता है और फिर हमारा यहाँ पे पोलर जोन आता है। तो इनसे ज़्यादा ट्रॉपिकल में मिलेगी क्योंकि लाइन ऑफ इक्वेटर के पास ज़्यादा मिलती है। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, जो बिल्कुल इक्वेटर पे है कोलंबिया, हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो कोलंबिया जो बिल्कुल इक्वेटर के पास में है वहाँ पे 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड मिलेगी। वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ। अब आप समझ सकते हो, ये ऐसे एंगल था, यहाँ से 0 है तो ये 41, यहाँ पे लगभग 41 डिग्री जो नॉर्थ की तरफ आएगा, यहाँ पे लगभग न्यूयॉर्क होगा। तो वहाँ पे जो न्यूयॉर्क है उसके अंदर क्या होगा, ओनली 105 स्पीसीज है। तो देखिए, जो इक्वेटर के पास थी उसके पास ज़्यादा स्पीसीज थी और जो यहाँ पर था वो 105 यानी कम हो गई। और ग्रीनलैंड जो और ज़्यादा एंगल बना गया, ग्रीनलैंड लगभग 71 ऐसे बनेगा, तो वहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएगी, वहाँ पे केवल 56 स्पीसीज है। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश की कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज होती है वो कम होती जाती है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो ज़्यादातर यहाँ पे रीजन जो है इंडिया का वो ट्रॉपिकल है। अब आपको बार बार ट्रॉपिकल बताने की जरूरत नहीं है। हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो इंडिया क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है तो इसीलिए यहाँ पे 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलेगी इंडिया के अंदर। क्लियर है? ओके।
ए फॉरेस्ट इन ए ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर, एक फॉरेस्ट है जिसका नाम इक्वेटर है, वो किस रीजन में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में आता है। हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मेनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। अगर यहाँ पे कोई एक फॉरेस्ट है, एक कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, और एक है हमारा टेम्परेट रीजन के अंदर। तो जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो फॉरेस्ट है, इक्वेटर फॉरेस्ट है, वहाँ पर वेस्कुलर प्लांट्स की 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीसीज मिलेगी एज कंपेयर टू जो टेम्परेट रीजन के अंदर फॉरेस्ट है, जो यूएसए के अंदर, उसके कंपेयर को करते हुए। ये चीज़ आपको समझ आ गई? ओके। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर जो ये कहाँ पे आ गया? ट्रॉपिकल रीजन में आ गया। कौन सा? अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है वो। ये कहाँ पे पड़ता है? इन साउथ अमेरिका में पड़ता है। हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। इट इज़ द होम टू नियर मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates। तो इतनी सारी स्पीसीज तो जो केवल हमने डिस्कवर कर रखी है, ये इतनी सारी स्पीसीज तो केवल हमने डिस्कवर कर रखी है, वो यहाँ पर मिलती है कहाँ पे? अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो है 2 मिलियन से ज़्यादा तो इंसेक्ट स्पीसीज मिल जाएगी, जिनको अभी भी डिस्कवर करना और नाम देना रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिकल दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ये पूछा गया जो ट्रॉपिकल रीजन है वो टेम्परेट और पोलर रीजन से ज़्यादा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है? इसके 3 रीजन दिए गए हैं। देखिए, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस, सम इंपॉर्टेंट में। तो यहाँ पे 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन के अंदर। पहला रीजन क्या दिया गया? स्पेशिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो स्पेशिएशन है, जो स्पीसीज है, वो फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज मिल सकती है। अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, तो वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह बन रहे थे। कहाँ पे? जो टेम्परेट रीजन वगैरह हो गए, जो पोलर रीजन हो गया। ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। इसके कंपेयर में जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे इस टाइप का कुछ नहीं हुआ, वो अनडिस्ट्रीब्यूट रहा, वहाँ पे उसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया, वो मिलियंस ऑफ ईयर तक ऐसा ही रहा। तो उसकी वजह से क्या हो गया? हैड ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो उसके पास में इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम मिल गया, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन आ गई। ये एक हाइपोथेसिस दी गई है। ठीक है। ओके, सेकंड क्या बोला गया? ट्रॉपिकल एनवायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट नीचे स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू द ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर ये बोला गया जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो इतना ज़्यादा उसमें सीजन्स नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहता है कि कैसा रहने वाला है। जबकि टेम्परेट रीजन जो होता है ना, उसमें बहुत सारे सीजन आते हैं, वो इतना ज़्यादा कांस्टेंट नहीं रह पाता, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो प्रमोट करता है नीचे, मतलब अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ को डेवलप करने के लिए। देयर इज़ मोर, अब थर्ड रीजन क्या बोला गया? देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो ट्रॉपिक रीजन है वहाँ पे ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है, विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर और ये सब कुछ दिया हुआ है, इसके अंदर काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पर देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब ये क्या हुए? साउथ अमेरिका के जंगल में गए। तो इन्होंने जैसे जैसे एरिया में उस जंगल में घूमते रहे, तो इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे मैं ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा हूँ तो वहाँ पर स्पीसीज़ जो है वो हमें मुझे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब है स्पीसीज रिचनेस, मतलब ज़्यादा स्पीसीज, और ए का मतलब हो गया यहाँ पे एरिया, यानी जितना ज़्यादा मैं एरिया कवर कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा मैं एरिया कवर कर रहा हूँ तो उतनी ही ज़्यादा मुझे स्पीसीज देखने को मिल सकती है। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा एरिया कवर करता जा रहा हूँ मैं तो वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस भी उतनी ही ज़्यादा मिल रही है। किसने बोला? ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये क्या थे? जर्मन के थे, नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे। और कहाँ पे गए हुए थे? ये साउथ अमेरिका के जंगल में गए हुए थे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और यहीं से हमारा नीट 2019 में और नीट 2020 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए।
अब इसको रिलेटेड लेते हुए इन्होंने फिजिक्स और मैथ वगैरह घुसा दिया इसके अंदर, और वहाँ पे कुछ ग्राफ वगैरह बनाए गए हैं, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट वो एक बार इसमें आगे पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा देखिए, ड्यूरिंग हिज पायनियर एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डनेस ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट observed that within a region species richness increase with increased explored area। यानी जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ा रहा हूं तो वहां पे स्पीसीज रिचनेस भी मुझे ज़्यादा मिल रही है, मतलब ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिल रही है, बट ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होता है। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जाने के बाद में क्या होता है कि आप कितना भी एरिया घुमा दो, अब वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस एक लिमिट में ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ के ऊपर 7 मिलियन स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, अब अर्थ में आप पूरा घूम लोगे तो आपको 7 मिलियन ही देखने को मिलेगी ना, तो ये चीज़ यहाँ पे कवर करती है, बट ओनली अप टू ए लिमिट, मतलब एक लिमिट में ही होती है। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा एंजियोस्पर्म प्लांट्स बर्ड्स बेड्स टर्न्स आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये कैसे आया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, कैसे आई है, सब कुछ हम बात करेंगे ऑन ए लोगरिथमिक स्केल। अब यहाँ पे लोगरिथमिक में मतलब क्या लगाते हैं हम, लोगरिथमिक लगाएंगे, मैथ लगाएंगे। द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको समझिए, देखिए अब मैं आपको ये थोड़े से समझाने की कोशिश करूँ। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने क्या लिया, ए। अब जब भी हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट वगैरह लेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड कर दिया है। क्या कर दिया है, s इज इक्वल टू सी ए की पावर z है। अब ये क्या है कैसे आया है, ये सब कुछ आप समझिए। यहाँ से देखिए ये हमने लिख लिया है यहाँ पर, ये देखिए s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उसकी जगह हटा के c ले आए हैं हम, कांस्टेंट ले आए। फिर ये z कहाँ से आया इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। ये s वाला आपको समझ में आता है स्पीसीज रिचनेस है, a वाला आपको समझ में आता है एरिया है। अब ये c क्या आ गया भाई, c आ गया आपका y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट कैसे है, देखिए इसको समझिए। जब भी हमने ग्राफ बनाए हैं, ये हम x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो वो y पे कहाँ इंटरसेप्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए ये वाले जो y एक्सिस है वो है स्पीसीज रिचनेस और ये वाला है हमारा एरिया, यानी वहाँ पे केवल 1 किलोमीटर मान लेता हूँ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब देखिए अगर 1 किलोमीटर पे देखूं तो यहाँ पे भी इसी टाइप से होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, या यहाँ पे मान लेते हैं 100 स्पीसीज, यहाँ पे मान लेते हैं 200 स्पीसीज, यहाँ पे मान लेते हैं 300 स्पीसीज। तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाला जो हमने बताया है, किसको बताया है, जो हमने सी लिया है वो है वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब है 1 किलोमीटर में ये मैं मान लेता हूँ ए है, ये है बी है, ये सी है। तो देखिए 1 किलोमीटर में यहाँ जाता हूँ तो 100 स्पीसीज देखने को मिलती है, यहाँ पे जाता हूँ 200 मिलती है, यहाँ पे जाता हूँ 300 मिलती है। ये वाली जो पोर्शन है ये हमें बताती है क्या, वाई इंटरसेप्ट बताती है कि ये कहाँ पे कट करेगा। मतलब वाई इंटरसेप्ट अगर ज़्यादा होगा उसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा स्पेस मिलेगी। ये एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो अब यहाँ पे आपको एस समझ में आ चुका है, ए समझ में आ चुका है, सी समझ में आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड लिए, इनमें से आपको एस सी और ए समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं जेड की। जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। अब आपको पता है स्लोप कैसे होता है, इसको देख लीजिए। ये यहाँ पे हम वापस वही लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब देखिए मुझे ये बताना कि स्लोप किसका ज़्यादा है। मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ये ए बना दिया मैंने, ये मैंने बी बना दिया और ये मैंने सी बना दिया। इसमें से स्लोप किसका ज़्यादा है, तो हम इस स्लोप को जो मेज़र करते हैं वो एंगल से करते हैं। इसका एंगल मेज़र करेंगे, फिर इसका एंगल मेज़र करेंगे और फिर इसका एंगल मेज़र करेंगे। तो जिसका ज़्यादा एंगल होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा कवर होता है। तो ए का एंगल फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 30 है, ये मैं मान लेता हूँ 60 और ये मैं मान लेता हूँ 90 है। तो सी का एंगल सबसे ज़्यादा है, उसका मतलब उसका स्लोप भी ज़्यादा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब देखिए जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका मतलब वहाँ पर जो स्पीसीज रिचनेस है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया भाई, ये क्या बात कर दी आपने, इसको ऐसे समझिए। देखिए मैं वापस वही बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मैंने बना दिया। ओके अब देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है और फिर मैंने एक यहाँ पे बनाई है, वो वापस वही एरिया लेता हूँ इधर। तो ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो गया मेरा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पे वापस लेता हूँ, यहाँ पे 100 स्पीसीज, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500 स्पीसीज है। अब देखिए जब मैंने यहाँ पे इसको कवर करता हूँ तो ये केवल 2.5 किलोमीटर में 500 स्पीसीज आ जाती है, जबकि इसको कवर करता हूँ तो ये 5 किलोमीटर में केवल लगभग 350 स्पीसीज आती है। तो अब आप यहाँ पे ये समझ चुके होंगे कि अगर जितना ज़्यादा स्लोप होगा, उसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा, इसका मतलब वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस कम एरिया में ज़्यादा मिलेगी।
ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यानी कम एरिया के अंदर अगर ज़्यादा से हमें जो मिलनी चाहिए स्पीसीज, तो इसका मतलब उसका स्लोप भी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए जेड की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, अब यहाँ पे ये जो जेड है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब जो उसका स्लोप है वो भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसको रेग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब एक और वर्ड आता है कि आपने सर अभी ये बताया कि s इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। अब ये लोग में कुछ इस टाइप से लिख रखा है। तो देखिए अब यहाँ पे मैथ आता है। मैथ में क्या होता है, जो भी पावर होती है वो तो आ जाती है आगे, और जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो ऐड हो जाता है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे c मल्टीप्लाई बाय a हो रहा है तो ये ऐड हो जाएगा, और z जो इसकी पावर में है वो आगे आ जाएगा। तो इसी को देखिए log s लिख दिया है मैंने, ओके। फिर ये log c लिख दिया है। अब ये c और a क्या हो रहा था, c और a मल्टीप्लाई हो रहा था। जब log लिखेंगे तो प्लस का साइन आ गया है। ये चीज़ कवर होगी, ओके। और यहाँ पे z जो था वो पावर में था वो आगे आएगा, तो ये पावर में था वो आगे आ गया, और फिर log a हो गया। तो इस टाइप से अगर लॉगरिथम के अंदर जब हम इसको लिखते हैं तो ये चीज़ इस टाइप से आता है। अब इन्होंने क्या कहा, आगे देखिए ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जब लॉग स्केल बनाते हैं तो वो हमेशा इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब ये कितना स्टीपर होगा, किस टाइप से होगा, वो वैल्यू जेड पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, क्लियर है। अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो वो ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा इस टाइप से। इसका मतलब क्या है, इस ब्लू कलर को ही यहाँ पे लॉग में बनाया गया। ये जो ब्लू कलर में बनाया गया है इसी को जब लॉग में लिखा है तो वो स्ट्रेट लाइन बना दी है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ओके। अब इसमें यहाँ पे इसकी जेड वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी है। अगर इससे ज़्यादा जेड वैल्यू आएगी तो ये स्लोप ऐसे हो जाएगा। अगर इससे कम जो है वो जेड वैल्यू आएगी तो ये स्लोप ऐसे हो जाएगा। बस ये कुछ भी नहीं है, केवल यही वाला जो ग्राफ है इसको रेड कलर के अंदर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे लॉग स्केल लिख दिया। जब लॉग स्केल लिखते हैं तो इस टाइप से हो जाते हैं। तो ये आपको पैराग्राफ भी समझ में आ चुका होगा और स्पीसीज और एरिया वाला ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड। अब आपको जो वैल्यू ऑफ जेड और स्टीपर वगैरह ये सब समझ में आ गया। ज़्यादा स्टीपर क्या होता है, स्टीपर इस टाइप से होता है, मतलब ये है और ये है, ये ए है ये बी है, तो बी ज़्यादा स्टीपर है। ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। द जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। ज़्यादातर इन्होंने ये बोला कि जो वैल्यू ऑफ जेड आती है वो 0.1 से लेकर 0.2 आती है। रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजन, वेदर इट इज़ द प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। तो इनमें लगभग जो जेड की वैल्यू है सेम आ रही है। तो सेम आ रही है तो वहाँ पर क्या होगा, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन यानी सेम आ रहा है, यानी जेड की वैल्यू सेम आ रही है। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमॉन्ग वेरी लार्ज एरिया, अगर आप उसको लार्ज एरिया ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, एक पूरा कॉन्टिनेंट को ले लेते हैं, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द मच स्टीपर का मतलब समझना ध्यान से। जेड वैल्यू इन द रेंज 0.6 से लेके 1.2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जेड की वैल्यू 0.1 थी, अब 0.1 से ज़्यादा क्या हो गई 0.6, 0.2 से लेके 1.2, मतलब यहाँ पे इससे ज़्यादा हो गई। तो वो 0.1 से 0.2 थी, उसका मतलब 0.6 से 1.2। तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो ऐसे होने वाला, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे स्पीसीज जो है वो ज़्यादा मिल रही है उसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द फर्गिवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड जो होते हैं एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। इसका मतलब क्या है, ये स्लोप की वैल्यू इतनी ज़्यादा आई है, इसका मतलब एक छोटे से एरिया में जो है, जो हम फॉरेस्ट देख रहे हैं उसी के अंदर वो सबसे ज़्यादा मिल जाएगी, इसलिए उसका जेड की वैल्यू आप यहाँ पे ज़्यादा ही है। अब ये देखिए व्हाट डू द स्टीपर स्लोप मीन इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जितना ज़्यादा स्टीपर होगा उसका मतलब उस छोटे से एरिया में स्पीसीज बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, यानी जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर जो अलग अलग स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है किसी कम्युनिटी के अंदर, क्या वो रियली मैटर करती है, क्या वहाँ पे 4-5 पैसे और रख लेंगे तो क्या वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आज के टाइम पे ज़्यादातर जो ह्यूमंस का नेचर यही हो चुका है कि हमें दूसरी स्पीसीज से क्या लेना है, हमें बस पैसों से मतलब है। तो वो जो मनी माइंडेड हो चुके हैं उसकी वजह से जो वो स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रही है, ये भी एक रीज़न आप मान सकते हो।
क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। दो दूसरी स्पीसीज़ जो है उनसे हमें कोई भी लेना देना नहीं, हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये चीज़ें भी जो होती है वो भी कम्युनिटी को अफेक्ट डालती है। इसके बारे में ज़्यादा लेक्चर नहीं, हम एनसीईआरटी पे चलते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर। अब इसका डेफिनेटिव आंसर जो इकोलॉजिस्ट ने नहीं दिया है। फॉर मेनी डिकेड इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज इन द लेस स्पीसीज। यानी एक कोई पर्टिकुलर एरिया अगर वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीसीज कम है तो वो लेस स्टेबल हो सकती है। वट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी, यानी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए एक स्पीसीज जो है वो एक स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी हर साल जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर ज़्यादा अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कम्युनिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस और रेजिलियंट टू द ओकेजनल डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल और मैन मेड, एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज। अब ये ज़्यादातर जो स्पीसीज़ है कम्युनिटी होगी जहाँ पर इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, वो रेजिस्टेंस करेगी ज़्यादातर चीज़ों का। जैसे कोई ओकेजनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फॉर एग्जांपल नेचुरल आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, रेन ज़्यादा हो गई या फिर वहाँ पे कुछ ड्रॉट कंडीशन आ गई, तो उसको रेजिस्टेंस करके वापस अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। या फिर मैन मेड कोई भी रीज़न है, कोई फॉरेस्ट वगैरह है, हमने उसको कट कर दिया या कुछ ऐसा, तो उसकी वजह से भी वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर कोई एलियन स्पीसीज़ यानी बाहर से लाकर कोई नई स्पीसीज़ को हमने छोड़ दिया है तो उसको भी रेजिस्टेंस करेगी और ज़्यादा ग्रो वहाँ पर नहीं होने देगी, वो एक ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी कहलाएगी। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू द स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी, बट डेविड टिलमन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डेविड टिलमन्स, और इन्होंने कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद में इन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। क्या बताई है? टिलमैन फाउंड दैट द प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शो द लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। यानी जो टोटल बायोमास वहाँ पे बनाया जा रहा है, अगर वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज है तो वहाँ पे ईयर टू ईयर वेरिएशन कम हो रहा है। ही ऑल्सो शेयर्ड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। और ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज़ है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। ये इन्होंने सिंपल बताने की कोशिश की अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the very survival of the human race on this planet. अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, अगर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो वो एसेंशियल है हेल्थी इकोसिस्टम के लिए, यानी वहाँ पे पूरी जो चीज़ें वो काफ़ी अच्छे से चलेगी। और अगर ह्यूमन को सर्वाइव करना है तो वो भी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होनी चाहिए, तभी ह्यूमन सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज ह्यूमन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, अब यहाँ पे जैसे जैसे हम ज़्यादा जो स्पीसीज़ है वो कम होते जा रहे हैं, जैसे बहुत जो बेवकूफ़ पढ़े लिखे हैं, मैंने ऐसे कई से पूछा था, ऐसे बात की थी, तो बहुत जो मतलब टीचर भी हैं कोई ऐसे, वो कहते थे भैया डायनासोर ही नहीं रहे तो क्या हो गया, दो चार और नहीं रहेंगे तो डायनासोर चले गए, टाइगर चले गए तो हम भी चले जाएँ, क्या है इसमें, क्या है, दो चार स्पीसीज़ और चली गई। तो ऐसा जो एक एजुकेटेड पर्सन है और उसका भी एक ऐसा बेवकूफ़ी भरा जो सवाल आता है, तो वे इस टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे गए और उसका एक आंसर भी दिया गया बहुत अच्छा सा। देखिए, वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर टू अस ए फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट? अगर कुछ एक स्पीसीज चली गई तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, पैसे आने चाहिए। वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ द वन ट्री फ्रॉग स्पीसीज लॉस्ट फॉर एवर? अगर वहाँ से कोई एक ट्री फ्रॉग स्पीसीज है वो चली भी गई, कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हाउ इज ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 50,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स। अरे भैया, जब 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स थी उसकी जगह 15,000 हो जाएगी तो भी हमें क्या है, हमें तो एक अच्छा सा बंगला उसमें लगा हुआ एसी और एक बढ़िया गाड़ी, ये सब चीज़ें चाहिए। ये भी जो है वो फॉरएवर नहीं रहती, अगर कोई भी अर्थक्वेक आ गया आपका घर ढह जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वापिस एनसीईआरटी पे आते हैं। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेव questions, but we can develop a proper perspective to an analogy, the arrived proper hypothesis। अब इसको एक डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति ने उसको बहुत ही समझदार आंसर दिया, यूज्ड बाय द स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल हर्ट्ज। अब पॉल हर्ट्ज ने क्या बोला, देखिए, अगर एक एरोप्लेन है जिसको हम मान लेते हैं एक इकोसिस्टम है, एक एरोप्लेन है जिसको हम मान लेते हैं इकोसिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे राइवेट्स लगे होते हैं, मतलब नट बोल्ट वगैरह लगे होंगे, हम उन नट्स को, राइवेट्स को क्या बोल देते हैं कि स्पीसीज़ है।
अगर हम हर एक व्यक्ति जो उस प्लेन में बैठा है वो राइवेट्स को निकालना स्टार्ट करता है, यानी वो वहाँ से उस स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट करवा रहा है, तो स्टार्टिंग में तो हमें कोई ऐसा नहीं लगेगा भैया कि कुछ हो रहा है प्लेन में, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि जो भी हमें मिलता है सरकारी कुछ भी चीज़ें मिलती है हम उसको खोलना स्टार्ट कर देते हैं, इंडियन खासकर ऐसी चीज़ें करते हैं कि भैया बस में जा रहे हैं तो बस के सीट के पेचेस खोलने स्टार्ट कर दिए। तो इस टाइप से अगर कोई प्लेन में जा रहा है, मान लो इकोसिस्टम है, राइवर्ट्स मतलब वो स्पीसीज है, अगर हम वो राइवर्ट्स एक एक व्यक्ति निकालने लगता है तो वहाँ पर क्या होगा, वो प्रॉपर जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगी। अब हमने बोला कि एक दो सीट से निकाल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है वो प्लेन सही चल रहा है। अब मान लो विंग्स से निकाल दे, जो उसकी प्लेन की विंग्स है, विंग्स से कोई राइवेट निकाल दे बैठे बैठे, तो यहाँ पे किसी भी तरह से अगर वो विंग्स वाले राइवेट्स निकालना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, विंग्स नहीं रहेगी, विंग्स नहीं रहेगी तो प्लेन नहीं रहेगा, प्लेन नहीं रहेगा तो नीचे गिरेंगे, सब मरेंगे, अंदर वाले बाहर वाले सब। तो देखिए, इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इट स्टार्ट्स पॉपिंग ए राइवेट टू टेक होम दैट इज कॉजिंग ए स्पीसीज टू बिकम एग्रेसिव, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफली प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अभी इनिशियली में तो कुछ फर्क नहीं लगेगा, बट एज मोर एंड मोर राइवेट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और भी धीरे धीरे जो है वो समय के साथ में ये ज़्यादा कमजोर होता जाएगा प्लेन। फर्दर मोर विच राइवेट इज रिमूव्ड में ऑल्सो भी क्रिटिकल, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, अगर विंग्स से निकाल दे दैट इज की स्पीसीज, अगर कुछ बड़ी स्पीसीज जैसे टाइगर है, काफ़ी बड़ी स्पीसीज है, अगर उसको निकालोगे तो वो ज़्यादा इकोसिस्टम को अफेक्ट डालेगी, इज ऑब्वियसली ए मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफली देन लॉस ऑफ ए फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और द विंडो इनसाइड द प्लेन। तो अंदर वाली से ज़्यादा अगर बाहर वाली निकालिए तो उसमें ज़्यादा अफेक्ट होगा, वो कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, while it is doubtful in if any new species are being added through speciation into the earth treasury of species, there is no doubt about their continuing loss। अब हमें ये तो है नहीं कि हम भैया बाहर से कहीं से जाके एक नई स्पीसीज ले आएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है कि हम बाहर से अर्थ जो है हमारी अर्थ, हम मून से कोई स्पीसीज उठा के ले आए, वहाँ पे मून पे तो हमें कोई स्पीसीज दिख ही नहीं रही है, तो इस टाइप से हम ये नहीं कह सकते कि भाई अर्थ से जो स्पीसीज बाहर ले आए, बट जो हमारी अर्थ के ऊपर है उनको हम कंजर्व तो कर सकते हैं, उनको रख तो सकते हैं, वो भी नहीं करें। हम क्या करें, वहाँ से निकाल के भैया लॉस करवा रहे हैं, तो उस वजह से ये काफ़ी चीज़ें गड़बड़ होने वाली है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइंड रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पर जो हमारी डिक्लाइन, जो हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ है, जो स्पीसीज़ है वो कम हो रही है, और इसकी जो उंगली किसकी तरफ उठेगी, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू बी हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड थे वहाँ पे जैसे ह्यूमन ने कोलोनाइज किया तो वहाँ से 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसके अलावा जो IUCN है वो रेड लिस्ट भी निकालता है। रेड लिस्ट मतलब है या तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इस टाइप से। द IUCN रेड लिस्ट 2004 में डॉक्यूमेंट में बोला गया द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज, यानी 784 स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया। कैसे हुआ देखिए, इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स का हुआ, 359 इनवर्टिब्रेट्स हुआ और 87 प्लांट्स हुआ इन लास्ट 500 ईयर, यानी लगभग पिछले 500 सालों में ही 784 स्पीसीज है। ये तो वो है जो डॉक्यूमेंट में लिखी है। आपको पता है अभी तक तो सारी चीज़ों जो है वो कलेक्ट ही नहीं कर पाए, हम सारा डाटा कितनी स्पीसीज है उसका तो कलेक्ट ही नहीं कर पाए, इतनी तो केवल हमारे पास डॉक्यूमेंट में थी, और आपको पता है 500 साल पहले तक इतनी सारी डॉक्यूमेंट में थी भी नहीं। सम एग्जाम्पल ऑफ रेसेंट एक्सटिंक्शन, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है IUCN से लेकर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2013 में, 14 में और 16 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ध्यान से देखना। रिसेंट में भी जो है वो कितनी ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द डोडो दैट इज मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सीका और रशिया से, एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जावन एंड कास्पेरियन ऑफ टाइगर जो है ये भी एक्सटेंट हुई है रिसेंट ईयर के अंदर। द लास्ट 20 ईयर एलोन हैज़ विटनेस द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज, यानी लास्ट 20 ईयर के अंदर 27 स्पीसीज ही एक्सटेंक्शन हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। और ये फिर बता रहा हूँ, ये वही स्पीसीज है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में, जो डॉक्यूमेंट्स में अभी तक है ही नहीं, उनमें सोचिए कितनी ज़्यादा हो चुकी होगी। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स show that the extinction across taxa are not random. Some groups like amphibian appear to be more vulnerable to the extinction. ये random नहीं है। For example amphibian ज़्यादा vulnerable है extinction से, adding to the grim scenario of extinction in the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखिए 15,500 15,500 स्पीसीज ऐसी है जो बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट होने वाली है। प्रेजेंटली उनमें से
12% ऑफ ऑल बर्ड, जितने भी बर्ड्स हैं उनमें से 12% है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। 23% ऑफ ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं उनमें से 23% एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। 32% ऑफ ऑल द एम्फीबियन, जितने भी एम्फीबियन उसमें से 32% एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। 31% ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म उसमें से 31% एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इन द वर्ल्ड फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो आप सोचिए कितना ह्यूज डाटा है ये। From a study of the history of life on the earth of fossil records, we learn that the large-scale loss of species like the one we are currently witness have also happening earlier, even before human appeared on the scene. During the long period 3 billion years since the origin and the diversification of life on earth, there were 5 episodes of mass extinction of the species. तो ये ऐसे पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर हम अर्थ की बात करें जो 3 बिलियन ईयर से जब से लाइफ आई है, तो यहाँ पर टोटल कितनी बार एक्सटिंक्शन हो चुका है? 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन, यानी यहाँ पे टोटल 5 बार ऐसा हो चुका है कि मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। हाउ इज द सेक्स एक्सटिंक्शन? अब ये 6ठी बार हो रहा है जब सारी स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। प्रेजेंट इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। अब ये इन सबसे अलग क्यों है? जो पीछे 5 बार एक्सटिंक्शन हुआ और जो 6th बार एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसमें और उनमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज इन द रेट्स, कि कितनी फास्ट हो रहा है। द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेट टू 100 to 1000 टाइम फास्ट। मतलब जो पहले 100 दिन में काम हो रहा था वो अभी 1 दिन में ही हो रहा है। जिसको 100 दिन यानी 1 से 2 या 3 साल लग रहे थे, वो अभी 1 दिन में एक्सटिंक्शन चल रहा है। तो इस टाइप से चल रहा है, आप समझिए कितना फास्ट है ये। फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स एंड ओवर एंशियंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट। इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, नियरली हाफ ऑफ द ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर। अगर ऐसा चलता रहा तो हाफ जो स्पीसीज है, टोटल स्पीसीज की जो टोटल हाफ स्पीसीज है, वो अगले 100 सालों में ही एक्सटेंट हो जाएगी। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर ह्यूमंस के लिए रहना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू। अब अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्टिविटी जो सेम हमने बताया था लास्ट चैप्टर में, प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। लोवर्ड रेजिस्टेंस, यानी उनमें कमी आ जाएगी। लोवर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परब्यूरेशन सच एज ड्रॉट, और यहाँ पे जो ड्रॉट वगैरह आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने लग जाएंगे। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी वेरिएबिलिटी, यानी अलग अलग टाइप की डिजीज़ अभी आप भी देखते हो आते हैं, बहुत सारे के पेस्ट आ जाएंगे अलग टाइप के, और हमारा जो वाटर यूज़ प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन कर जाएगी। ये चीज़ है। अब किसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में क्या लिखा है कि द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो भी एक्सटिंक्शन हो रहा है स्पीसीज का, उसमें सबसे मेन रीज़न है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। अब यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। देयर आर 4 मेजर कोज, यहाँ पे 4 मेन रीजन है। कौन कौन से? द इविल क्वाड्रेट इज द सोर्बिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये जो इविल क्वाड्रेट है यही पूछा गया था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पहला रीजन है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन सेकंड रीजन है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन थर्ड रीजन है। और को एक्सटेंशन 4 रीजन है। ये इविल क्वाड्रेट कहलाते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सिंपल समझिए, जो भी स्पीसीज है उनका जो होम है, उनका जो घर है, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उन सबको सुविधाएं मिलती है, वो फॉरेस्ट है। ये तो आपको समझ में आता है। अब मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, मैक्सिमम जो स्पीसीज होती है एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो फॉरेस्ट में होती है। अगर हम फॉरेस्ट को ही कट करें, इसका मतलब हम उनको होम जो है, उनका घर जो है, वो तबाह करें। ऐसे समझिए, अगर आपकी कॉलोनी में आके आपकी पूरी कॉलोनी को कोई तहस नहस कर रहा है और आपको कहीं और जगह भी नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्ट, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एनिमल और प्लांट जो वो एक्सटिंक्ट होते हैं। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस केम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 में और 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से। और इसमें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो रहे हैं। देखिए समझिए कैसे। Once covering more than 14% of the earth land surface, these rainforests now cover no more than 6%। एक टाइम पे ये अर्थ पे 14% से ज़्यादा, टोटल जो अर्थ का सरफेस है उस पे 14% रेन फॉरेस्ट होते थे। आज के टाइम पे ये 6% भी नहीं है, मतलब हाफ हो चुके हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉइंग फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्टली डिस्ट्रॉय हो रहा। कैसे समझिए? बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट, यानी लगभग 1 आवर के अंदर
1 आवर में 1000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट हो रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कितना हैविली जो है लॉस हो रहा है। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको जो है वो लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी बोला जाता था, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इन बीइंग कट एंड क्लियर्ड, और इसको भी जो बहुत जल्दी से कट और क्लियर किया जा सकता है, किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये भी देखिए, क्या क्यों किया जा रहा है, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए। फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन, ताकि सोयाबीन को ग्रो करेंगे, सेल करेंगे और पैसा आ जाएगा। और फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कटल, और फिर वहाँ पे ग्रासलैंड बना देंगे, फिर वहाँ पे बीफ कटल जो है उनको ग्रे करेंगे कैटल्स को, और फिर उनको बेच देंगे, उनसे पैसा आ जाएगा। बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन, इसके अलावा पॉल्यूशन से भी हो रहा है। ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। इसके अलावा अगर बहुत लार्ज फॉरेस्ट था, उसको भी अगर फ्रेगमेंट में कट कर दोगे, मान लो इतना फॉरेस्ट था, यहाँ से कट कर दिया, फिर यहाँ से कट कर दिया, फिर इस टाइप से कट कर दिया, इस टाइप से कट कर दिया, तो इसके फ्रेगमेंट बना दिए, इसके पार्ट बना दिए, इसकी वजह से भी लॉस होता है। कैसे लॉस होता है इसको ऐसे समझिए। When large habitats are broken into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territory, जिनको एक लार्ज टेरिटरी के अंदर रहते थे, एंड सर्टेन एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिटेट, और या फिर जो माइग्रेट करते थे, मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, यहाँ से वो यहाँ माइग्रेट करते थे, यहाँ से वहाँ माइग्रेट, अगर इसको बार बार बीच में से कट कर दिया, इतना पोर्शन कट कर दिया, इतना पोर्शन कट कर दिया, तो वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से भी क्या होगा, आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन। नेक्स्ट आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए, देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर, हमेशा नेचर पे डिपेंड रहना पड़ेगा फूड और शेल्टर के लिए। बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, अगर यहाँ पे ज़रूरत जो है, देखिए ज़रूरत तो हर व्यक्ति की कंप्लीट हो सकती है, ये महात्मा गांधी ने बोला था, पर किसी की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, उसका लालच कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। और यही चीज़ ह्यूमन्स के साथ में, आज हर एक ह्यूमन के साथ में ऐसा हो चुका है। It leads to the over exploitation of natural resource. Many species extinction in the last 500. Still a sea cow, passenger pigeon were due to the ever exploitation of the human. उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसको एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है, उसका यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। प्रेजेंटली मैनी मेराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। अभी भी आप देख रहे हो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो कहाँ पे है, ओशन के अंदर है, और वहाँ पे जितनी भी फिशेज हैं उनको वो कैच कर रहे हैं। कई बार अपने न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना जो है वो मतलब इंडिया की टेरिटरी में आ रहा है फिशेस को कैच करने के लिए, पाकिस्तान की टेरिटरी में जा रहा है, तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इंडेंजरिंग अ कंटिन्यूड एक्सटिंक्शन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ये हमारा सेकंड रीजन था। थर्ड आता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब एलियन स्पीसीज आप समझते हो, एलियन मतलब बाहर से कोई स्पीसीज लाकर वहाँ पे छोड़ दी है, और वहाँ पे जो पहले से स्पीसीज रहती थी वो भी कम हो सकती है। इसका रीज़न देखिए एलियन स्पीसीज इन्वेजन, व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, मतलब जानबूझ के भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है, और डिलिबरेटिंग फॉर वट एवर पर्पज, सम ऑफ देम टर्म इन्वेजिव, और उनमें से कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो इन्वेजिव हो जाती है, जो वहाँ के आसपास स्पीसीज है उनको एक्सटेंड कर देती है। एंड कोज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज। इंडिजीनियस का मतलब जो पहले से वहाँ स्पीसीज रह रही थी उनको या तो वो कम कर देगी या फिर वो एक्सटिंक्ट कर देगी। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, द नील पर्च, ये काफ़ी बड़ी एक लार्ज फिश होती है, इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया, इसको लेक विक्टोरिया जो लेक थी वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन ईस्ट अफ्रीका, लेड टू इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ कीकिल्च। जो ये किचिल्ड जो फिश है, आपको सॉरी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो आप देख लेना, तो जो इसकी किचिल्ड जो फिशेज थी वहाँ पे जो रह रही थी वो यहाँ पे किचिल्ड, हाँ इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किचिल्ड करके ही है। तो यहाँ पर जो इसकी जो किचिल्ड की 200 जो स्पीसीज थी वो इस वजह से एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो नील पर्च है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये जो नील पर्च है वो काफ़ी एक लार्ज फिश है, और यहाँ पे जो स्मॉल होती है वो किचिल्ड जो फिश होती है वो स्मॉल होती है, तो इसलिए वो उनको पूरी तरह से एक्सटेंड कर दिया। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज। इसके द्वारा आपको यहाँ पे भी देख सकते हो कि एनवायरमेंटल डैमेज कोज्ड एंड थ्रेटन पोज टू अवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेजिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट, ग्रास, पार्थेनियम, लेंटेना एंड वाटर हाइसिंथ। ये भी ऐसी होती है जो वहाँ पे कहीं पे ग्रो करने लगती है तो बहुत हाईली ग्रो करती है। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे एक इलीगल इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर, देखिए द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम है क्लेरियस ग्रेवीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर, ये इंडिया के अंदर लाया गया, पर्पजिंग टू पोजिंग ए थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैटफिश इन ओवर रिवर्स, और हमारी रिवर्स के अंदर जो पहले से कैटफिश रह रही थी उनके लिए ये भी एक्सटेंड कर सकती है दूसरी कैटफिश को।
अब हम बात करते हैं को एक्सटिंक्शन, मतलब एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होगी तो उसके साथ में जो रहने वाली स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ये भी एक रीजन है। को एक्सटिंक्शन, व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब एक प्लांट या एनिमल की स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ में जो लगने वाली स्पीसीज जो उस पर डिपेंड है कंप्लीटली, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also made the same fate। अगर मान लो एक होस्ट फिश है वो एक्सटिंक्ट होगी तो जो भी उसके साथ पैरासाइट थे वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अनदर एग्जांपल इज द केस ऑफ को इवोल्ड प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म। एक ये को इवोल्ड जो प्लांट पोलिनेटर वाला है ये भी आपने पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरा स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर, यानी अगर प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया तो जो सेकंड स्पीसीज जो पोलिनेशन करवाती है, जो अपने एग्स वहाँ पे देती है, वो भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें जो बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व क्यों करना चाहिए। देर आर मेनी रीजन, ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट सारे इंपॉर्टेंट है और हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरी बनाई गई है। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, एक है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एक है इथिकल। तो तीन रीजन हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन के बारे में। जो नैरोली यूटिलिटेरियन है उसमें क्या होता है, देखिए, आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर। अब यहाँ पे तो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर हम इस चीज़ को, नेचर को बचाते हैं। पहला फूड हम कंप्लीटली इस पर डिपेंड है, चाहे वो सीरियल हो, पल्सेज हो, फ्रूट हो। सेकेंड है फायरवुड्स, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टेनिस, ल्यूब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वगैरह जो है वो हमें नेचर से मिलता है, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड 25,000 species of plants contribute to the traditional medicine used by the native people around the world। यानी जो टोटल ड्रग्स बन रही है, टोटल मेडिसिन जो बन रही है, उसका 25% जो होता है वो प्लांट से आता है। इसके अलावा 25,000 की अलग अलग स्पीसीज़ है प्लांट्स की, जो ट्रेडिशनल, जो आयुर्वेदा वगैरह हो गई या अलग कंट्रीज़ में वो यूनानियन वगैरह सिस्टम हो गया, तो वहाँ पर जो मेडिसिन वगैरह यूज़ होती है वो 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होती है। नो बॉडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनल यूजफुल प्लांट्स देर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। ऐसे बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं जो मेडिसिनली काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। विद इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। और हमारा जो एलियन इन्वेजिव स्पीसीज वाला ये वाला जो पोर्शन था, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन था यहाँ से 2016 में और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपको याद रखना। ये कैट फिश वाला 2000 स्पीसीज यानी नील पर्च वाला, ये सब कुछ ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा देखिए क्या, वाइल इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूल जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल जेनेटिक लेवल पे या फिर स्पीसीज लेवल पे वो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्ले कर सकते हैं। नेटिव इन्वॉल्व विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीएप एनॉर्मस बेनिफिट। यहाँ पे ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ये तो था नैरोली यूटिलिटेरियन। अब हम बात करते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के बारे में। अब ब्रॉडली में क्या होगा, देखिए ब्रॉडली में है द आर्ग्यूमेंट से दैट द बायोडाइवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन मैनी इकोनॉमिक सर्विस। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है नेचर, जो कि ह्यूमन कभी कर भी नहीं पाएगा। द फास्ट डिवाइडिंग अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेट टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन। यानी जो टोटल अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन है उसमें से 20% ऑक्सीजन केवल अमेजन फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, देखिए, कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू टू दिस सर्विस, क्या हम यहाँ पे केवल इसको पैसों से तोल सकते हैं। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच यूर नेबरिंग हॉस्पिटल स्पेंड ऑन ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। यानी हॉस्पिटल के अंदर आप जाके पूछिए कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा आता है। और अब आप ये सोचिए कि नेचर की 25% जो ऑक्सीजन है वो केवल अमेजन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रहा है।
सेकेंड आता है पोलिनेशन, विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट एंड सीड। अब आपको पता है पोलिनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो फ्रूट ट्राइप जो है वहाँ पे फ्रूट बनता है। इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पोलिनेटर लेस बीज बम्बल बीज बर्ड्स बेड्स। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेशन पोलिनेशन विदाउट द हेल्प ऑफ नेचुरल पोलिनेटर। अब यह क्या विदाउट नेचुरल जो है क्या हम पोलिनेशन कर पाएंगे हर एक प्लांट का। देयर आर अदर इनएंटियल बेनिफिट्स that we derive from the nature, the aesthetic pleasure of walking through the thick wood, watching spring flower in the full blossom or waking up in bulbul song in the morning. कैन वी पुट ए प्राइस टैग ऑन सच। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो नेचर हमें फ्री प्रोवाइड करता है, इसलिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। थर्ड आता है इथिकल वैल्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू द मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स स्पीसीज विथ हुम वी शेयर दिस प्लेनेट। अभी अगर आप ये समझिए, आप अपने घर में 4-5 सदस्यों के साथ में रह रहे हो, अगर आपकी किसी के साथ में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है या नहीं बनती है या फिर भी बन भी रही है, तो आप ये थोड़ा ये कि सबको निकाल दोगे और आप अकेले रहने लग जाओ कि भैया सब जाओ घर से, मुझे अकेले को ही रहना। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती है, सबके साथ में मिलजुल के रहना पड़ता है। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में जो है वो हमें सारी चीज़ें जो यूज़फुल है तभी होगा। देखिए, फिलोसफिकली स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट मे नॉट बी अवर करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन अवर बायोलॉजिकल लीगेसी इन गुड ऑर्डर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हर एक से पैसा लेना जरूरी नहीं है, हमारी मोरल ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि उनका नेचर के अंदर बहुत अच्छा रोल हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करे। तो इसीलिए जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इस कंप्लीट चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब आप ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप यहीं से समझ जाओगे कि इससे लगभग हर साल यहाँ से इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हाउ डू वी कंजर्व। अब सिंपल यहाँ पे देखिए दो चीज़ें बताई गई है, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि क्यों कंजर्व करना जरूरी है। अब कैसे कंजर्व करेंगे, वहाँ पे दो चीज़ें आती है। सबसे पहले बात करते हैं इन सीटू यानी ऑन साइट कंजर्वेशन क्या मतलब होता है। व्हेन वी कंजर्व द प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, मान लीजिए कहीं पर कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स को कंजर्व करना है, तो वहाँ पे वो जिस एरिया में रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, कंप्लीट एरिया को अगर हम कवर कर ले, उसको कंजर्व कर ले, तो वहाँ पे रहने वाले सभी स्पीसीज क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, तो वो हर एक लेवल पे प्रोटेक्ट हो जाएगी। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, यानी हमें टाइगर को सेव करना है तो पूरे फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा। ये जो अप्रोच होती है इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, organism facing a very high risk of extinction in the wild in the near future and needs urgent measure to save it from the extinction, यानी कोई प्लांट और कोई एनिमल ऐसा है जो कि बिल्कुल इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, मतलब वो बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उसको वहाँ से बाहर निकाल कर उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और फिर वहाँ पे उसको कंजर्व किया जाएगा। ये जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एक्स सीटू यानी ऑफ साइड, यानी वहाँ से निकाल कर बाहर उस साइड से ऑफ साइड ले जाकर उसको कंजर्व किया है, इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। अब ये जो एन सीटू कंजर्वेशन की जो डेफिनेशन दी गई है, यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में। अब इन सीटू आपको ये पता हो गया ऑन साइट, यानी जो हमें एक टाइगर को सेव करने के लिए पूरा फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा, इस टाइप वाले। इन सीटू कंजर्वेशन फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन, यानी क्या, या तो हम डेवलपमेंट करवा लें, मतलब बड़े बड़े महल बना लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ले, रहने के लिए गाड़ियाँ ले लें, या तो ये चीज़ कर लें, या फिर हम कंजर्वेशन कर लें, नेचर को कंजर्व कर लें। Many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth, यानी बहुत सारे नेशन ने ये कहा कि भाई ये चीज़ अनरियलिस्टिक है, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें डेवलपमेंट करवानी है और जितना भी बायोलॉजिकल वेल्थ है उसको हम कंजर्व नहीं कर सकते, ये हमें वेल्थ ही नहीं लगता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available, यानी जो अभी जितना भी रिसोर्सेज है जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं वो काफ़ी कम है और जो स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन है वो ज़्यादा है। On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservatives. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemicity.
अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ चलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कितना इंपॉर्टेंट इसको ये समझिए, यहाँ से 2006 में, 2012 में, फिर उसके बाद में 15 में, उसके बाद में 16 में, 18 में और 19 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, AIPMT के अंदर। इसके अलावा इन सीटू से नीट 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब जो है पॉलिटिकल वगैरह, नेशन वगैरह ये कहने लगे, तो जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे, जो कि इनको काम कर रहे थे, वो उन्होंने क्या किया, कुछ आइडेंटिफाई की ऐसी जो जगह जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो सकती हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसी स्पीसीज रिचनेस भी थी जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिसिस मिलता है। एंडेमिसिस का मतलब होता है कोई एक ऐसा एनिमल या कोई ऐसा प्लांट जो केवल उसी रीजन में मिल सकता है, वो और कहीं नहीं मिल सकता है। दैट इज द स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एंडेमिसिस का मतलब होता है कि वो स्पीसीज केवल वहीं पे मिलेगी और कहीं पर भी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो स्पीसीज नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह बनाए, और उन्होंने क्या किया, ऐसी जगह देखी जहां पर उन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना सकते हैं, यानी पर्टिकुलर एक रीजन बना सकते हैं जहां पे स्पीसीज रिचनेस काफ़ी ज़्यादा होगी और वहां पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिसिस होंगी, यानी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होगी जो वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं मिलती हैं। इस टाइप की उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया। यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसका एग्जाम्पल है, इन सीटू का एग्जाम्पल है। जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से ही आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सीटू कंजर्वेशन, नॉट एन एक्स सीटू कंजर्वेशन, इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए, इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड। तो स्टार्टिंग में 25 ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट निकाले गए, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड। उसके बाद में 9 और ऐड कर दिए गए, तो 25 + 9 कितने हो जाते हैं, 34 हो जाते हैं, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड टू 34। यानी टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो केवल 34 हैं। दीज हॉटस्पॉट आर ऑल्सो रीजन ऑफ एसेलरेटेड हैबिटेट लॉस। और यहाँ पर जो हॉटस्पॉट है वहाँ पर कुछ ऐसे रीजन भी है जहाँ पे एसेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट यहाँ पे जो इंडिया के अंदर मिलते हैं, देखिए कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये 3 हॉटस्पॉट हैं, कवर ओवर कंट्री, यानी इंडिया को कवर करती है, एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कौन कौन से, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालयन रीजन। ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, और वर्ल्ड के अंदर टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। यानी टोटल उसको मिला लें तो वो अर्थ का केवल 2% एरिया ही है। जो लैंड एरिया को हम कवर करें तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो केवल 2% को ही कवर करता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली, यहाँ पे जो टोटल स्पीसीज है हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि यहाँ पे इनका काम ही क्या है, कंजर्व करना, उस बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दिस हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। अगर हम इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बचा कर रखते हैं तो अभी जिस हिसाब से एक्सटिंक्शन हो रहा है वो 30% स्लो हो जाएगा। रिड्यूस ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन 30% कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए यहाँ पर कि अगर पहले 100 ईयर्स में एक्सटिंक्शन होने वाला था तो अब वो 30% कम हो जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगा, उसको और टाइम लगेगा। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो, अब उसको 130 ईयर्स लगेंगे। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इस टाइप के बनाए गए हैं जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, और ये सब किसके अंदर आते हैं, इन सिटू में। कौन कौन से आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इसको इसे समझिए। यहाँ से AIPMT 2006 में, 7 में, 8 में, 12 में, उसके बाद में 13, 14, 16, 17, 19 और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा नीट 2022 में भी आया है। तो अब आप समझ सकते हो ये पैराग्राफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया के अंदर भी क्या देखिए, इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड। उनको लीगली प्रोटेक्ट किया गया है। किसको, बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, बायोस्फीयर हॉटस्पॉट अलग चीज़ थी, बायोस्फीयर रिजर्व अलग होता है। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, इन सिटू के अंदर आते हैं। नेशनल पार्क्स किसके अंदर आते हैं, इन सिटू में। सेंचुरीज, जो सेंचुरीज होती है वो भी किसके अंदर आती है, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आती है। अब इंडिया के अंदर ये सारी कितनी है, इंडिया के अंदर हैज़ नाउ 14 बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 19 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये सब किसके अंदर आते हैं, इन सिटू के अंदर आते हैं, और इंडिया में ये लगभग इतनी है।
इंडिया हैज़ ऑल्सो ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट इम्पेसिस प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। और यहाँ पर हिस्ट्री रही है, रिलीजियस वैल्यू रही है कि हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेंटिलेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। यानी एक फॉरेस्ट है, उसके आसपास का कुछ एक एरिया होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। वेंटिलेटेड का मतलब क्या होता है, वो काफ़ी पवित्र होता है। क्या होता है, काफ़ी पवित्र होता है, यानी काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है उन जो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और उसको टोटली कंजर्व किया जाता है। इस टाइप की जो रीजन होते हैं उसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। अब सेक्रेड का मतलब ही क्या होता है, पवित्र, यानी जिसको पूजा जा सके, जिसकी पूजा की जाए, जिसको रिस्पेक्ट दी जाए। आर फाउंड इन खासी एंड जैंतना। अब ये जो सेक्रेड ग्रुप्स है ये अलग अलग इंडिया में बहुत सारे हैं। अब देखिए, सच सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतना हिल्स इन मेघालय के अंदर मिलती है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान के अंदर सेक्रेड ग्रुप्स मिलेंगे। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका के अंदर मिलेंगे, महाराष्ट्र के अंदर मिलेंगे, सरगुजा के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा चंदा एंड बास्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर भी हमें बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स मिलेंगे। मेघालय के अंदर जो सेक्रेड ग्रुप्स है, इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। यानी कुछ एक रेयर प्लांट्स है जो कहीं और नहीं मिलते हैं, और थ्रेटेंड मतलब जो बहुत जल्दी एक्सटेंड हो सकते हैं, उस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो मेघालय के जो सेक्रेड ग्रुप्स है वहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ex-situ कंजर्वेशन के बारे में। अब ex-situ कंजर्वेशन का ये जो पैराग्राफ है ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछो कितना है, तो यहाँ से AIPMT 2006 में, उसके बाद में 10 में, फिर नीट 2013 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आप ये भी समझ सकते हो कि ये भी पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैंने बोला था इस चैप्टर के ये लास्ट वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ex-situ कंजर्वेशन में क्या था। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन ए स्पेशल सेटिंग्स दे वर कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। यानी उनको नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक ऐसी प्रोटेक्टेड जगह पे रखा जाता है जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर पाए। अब यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल पार्क, अब ध्यान से देखना, नेशनल पार्क नहीं है, जूलॉजिकल पार्क है। बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी। वाइल्ड लाइफ सफारी और वो जो सेंचुरी थी वो अलग अलग है। सेंचुरी जो होती है वो किसके अंदर आती है, इन सिटू के अंदर आती है, बट जो वाइल्ड लाइफ सफारी हम सुनते हैं वो ex-situ कंजर्वेशन के अंदर आती है। सर्व दिस पर्पस। ये तो 3 एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन से, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया। ये सब किसके अंदर आते हैं, ex-situ के अंदर आते हैं। इसके अलावा देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बीन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, केवल जूलॉजिकल पार्क में मिलेंगे। अब इन रिसेंट ईयर ex-situ कंजर्वेशन हैव एडवांस। अब ex-situ कंजर्वेशन काफ़ी एडवांस हो चुका है। बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन इनक्लोजर, नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर द लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है ये भी किसके अंदर आती है, ex-situ। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है और फर्टाइल कंडीशन में रखा जाता है कि फिर उनको फर्टाइल करके वो जो एनिमल्स वगैरह उनको ग्रो किया जा सके। तो ये कहलाती है क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये भी किसके अंदर आता है, ex-situ के अंदर आता है। तो एक जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया। इसके अलावा एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये भी किसके अंदर आती है, ex-situ कंजर्वेशन के अंदर आती है। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। ये टिश्यू कल्चर मेथड जो है जिसके द्वारा एक प्लांट का पार्ट लेकर, हम इसको डिटेल में भी पढ़ चुके हैं लास्ट के यूनिट में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी एक छोटा पार्ट लेके उसको पूरा प्लांट ग्रो कर दिया जाता है। तो जो टिश्यू कल्चर है वो भी किसके अंदर आता है, ex-situ कंजर्वेशन के अंदर आता है। इसके अलावा सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी पेड फॉर लॉन्ग पीरियड सीड बैंक्स। यानी सीड जो होते हैं उनको सीड बैंक बना दिए गए, वहाँ पे भी उनको स्टोर करके रखा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे सीड बैंक्स भी आते हैं। अब कितने हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, इसके अलावा देखोगे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया और सीड बैंक हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है, ex-situ कंजर्वेशन के। अब आप समझ चुके होंगे, क्लियर है, ओके। अब देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसके लिए कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। जैसे एक बर्ड है, बर्ड के लिए कोई इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, इंडिया या चाइना नहीं है, वो आगे से आगे चला जाता है। उसको ये देखना है कि वो कहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। AIPMT 2008 में और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ पे आया, क्या कुछ है, देखिए।
अब क्योंकि इसकी जो अगर कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है बायोडाइवर्सिटी की, तो एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयर फॉर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल नेशन, तो इसलिए सभी नेशन को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको कंजर्व किया जाए। उसकी वजह से कुछ समिट हुए। पहला समिट कहाँ पे हुआ, यहीं से नीट में क्वेश्चन आया था 2019 में, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको बोला गया अर्थ समिट। ये कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ। ये कहाँ पे है, ब्राजील के अंदर है। इन 1992 कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। वहाँ पर ये कहा गया 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो के अंदर, सभी नेशन को बुलाया गया और कहा कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन यानी जितना यूटिलाइज करना है उसी के अकॉर्डिंग केवल बेनिफिट के लिए जो है उसको कितना यूटिलाइज करना है कितना नहीं, उसके लिए मेजरमेंट लिए गए। उसके बाद में वो दूसरी समिट भी हुई, इन ए फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002। उसके बाद में 10 ईयर के बाद में एक और समिट हुई जिसको वर्ल्ड समिट बोला गया। ये कहाँ पे हुई, ये हुई जोहान्सबर्ग के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में अंदर 2002 में मीटिंग हुई। वहाँ पर 190 कंट्रीज आई जिन्होंने प्लेज लिया देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 कि वो 2010 तक क्या करेंगे, ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट द ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल। यानी वो ग्लोबल लेवल पे, रीजनल और अपने लोकल लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।